मातृभूमि और संप्रभुता सर्वोच्च है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के माध्यम से भी यही सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और महाभारत के रण में हस्तिनापुर का रक्षण करते भीष्म भी। अर्थ, तंत्र, व्यवस्था, व्यक्तित्व, सिद्धांत, सोच और कर्म माटी सबसे बड़ी है, सोने से भी बड़ी। आपका व्यक्तित्व चाहे कितना भी विराट और कर्म चाहे कितना भी सात्विक हो, अगर वो राष्ट्र के लिए पीड़ा का कारण बनता है तो इतिहास आपको उत्तरदायी ठहराएगा। राष्ट्र के उत्थान हेतु यह अनिवार्य भी है। इसी अनिवार्यता को प्रकाश में रखते हुए भारतीय लोकतंत्र के भीष्म पितामह के राजनीतिक जीवन का विवेचना करना अनिवार्य हो जाता है। आपको बता दें कि आज भारतीय राजनीति के भीष्म यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस भी है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आज आपको बताऊंगी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज के बारे में जिनकी एक गलती के कारण इंदिरा गांधी को मजबूती मिली और साथ ही भारत को 5 दशकों तक इसके दुष्परिणाम झेलने पड़े। 11 अक्टूबर 1902 को घाघरा नदी के तट पर बसे सीता बदियारा के हरसू दयाल और फूल रानी देवी के यहाँ जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। उनके पिताजी ने अच्छी शिक्षा दीक्षा हेतु उन्हें पटना भेज दिया, जहाँ जयप्रकाश भविष्य के भावी नेताओं जैसे अनुग्रह नारायण सिंह और कृष्ण सिंह के सानिध्य में रहे। यहीं से जेपी के मन मस्तिष्क में राजनीति, क्रांति और आंदोलन के बीज अंकुरित हुए। उनकी अर्धांगिनी भी मशहूर स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी बनी। ऐसे परिवेश के कारण जेपी एक महान देशभक्त और आंदोलनकारी बनने की राह पर तो अग्रसर हुए, परंतु राष्ट्रवाद और राजनेता के गुण पीछे छूट गए। इसका कारण था कांग्रेस में मौजूद तथाकथित उच्च और कुलीन राजनेताओं से उनकी संगति। जेपी ने असहयोग आंदोलन के समय मौलाना आजाद को सुना और फिर राजेंद्र बाबू द्वारा स्थापित भारतीय विद्यापीठ में दाखिला लिया। इसके बाद गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिंह के शिष्य बन गए। वो ब्रिटिश राज के विरोधी तो थे, लेकिन उन्हें राष्ट्र की संस्कृति के साथ समन्वयता पर भी संदेह होता था। जेपी ने अमेरिका से अपनी शिक्षा पूरी की और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में वे पहली बार साम्यवाद के संक्रमण में आए। दास कैपिटल के अध्ययन ने उन्हें साम्यवाद का रोगी बना दिया और इसी अवस्था में वो 1929 में भारत लौटे। भारत तो उनके इस विचार का आज भी भुक्तभोगी है, परंतु उस समय ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन ने उन्हें लोकप्रियता तो दी ही थी। हालांकि वो अपने चरमोत्कर्ष पर संपूर्ण क्रांति के कारण पहुंचे थे। संपूर्ण क्रांति वास्तव में जेपी द्वारा अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन मात्र था। इंदिरा शासन के खिलाफ द्रविड़ जनता और सत्ता लोलुप राजनेताओं से इसे समर्थन मिला और यह विरोध धीरे धीरे इंदिरा शासन के खिलाफ जेपी की व्यक्तिगत लड़ाई में परिवर्तित हो गया। जेपी इंदिरा को पुत्री समान मानते थे, परंतु इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें स्वतंत्र भारत के गांधी सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने पूरे देश को रोक दिया। उनमें भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष बनने की बड़ी ही तीव्र अभिलाषा थी। लोगों में भ्रम है कि उन्हें पद का कोई मोह नहीं था, परंतु सत्य तो यह है कि बिना किसी पद के शासन का संचालन करना चाहते थे वो, क्योंकि पद जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भारतीय राजनीति के भीष्म ने अपनी इस व्यक्तिगत लड़ाई में कौरवों का खूब साथ लिया और दिया भी। कहते हैं आपातकाल के पीछे कुछ हद तक जेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि रामलीला मैदान में अपने भाषण के दौरान उन्होंने सेना तक को इंदिरा के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया था। जेपी के अनुसार अगर शासन निर्कुंश हो जाए तो सेना को बगावत करने में संकोच नहीं करना चाहिए, यही उनका राजधर्म है। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की दुर्गति ने इंदिरा को इस आह्वान में चुनौती देखने के लिए मजबूर कर दिया। रेल, कृषि, दिल्ली, राज्य प्रशासन और अंततः पूरे देश को उन्होंने ठप कर दिया और इसी कारण इंदिरा ने राष्ट्र को बंदी बना लिया। दो राजनेताओं की शत्रुता से कोई भी देश इतने वृहद स्तर पर प्रभावित नहीं हुआ, न ही किसी राजनेता ने अपने व्यक्तिगत लड़ाई में सैन्य विद्रोह का आह्वान किया। खैर, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। जेपी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जेपी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। अक्षम और सुस्त लोगों को अपने हित के लिए सत्तासीन कर दिया, जबकि इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषणों में सिंहासन खाली करो जनता आती है का नारा लगाते थे। उनके इस नारे के कारण जनता आई और संघर्ष भी किया, लेकिन सिंहासन पर स्थान उन्होंने दुर्योधन और कौरवों को ही दिया। जनता वापस चली गई। लाल फीताशाही का वर्चस्व बढ़ा। जनता पार्टी में सत्ता हिस्सेदारी का संघर्ष बढ़ा। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह एक दूसरे से राजनीतिक वर्चस्व के लिए इतने संघर्षरत हुए कि देश पर उनका ध्यान
ही नहीं रहा। राजनीतिक दलाली बढ़ी और इतना ही नहीं, यहीं से इंदिरा को वापस बड़े जनमत से सत्तासीन करने की नींव भी पड़ी। जेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और इंदिरा शासन के प्रति अपनी वैयक्तिक दुराग्रह हेतु अपने आंदोलनों में कुछ ऐसे सिद्धांत और विष बेल पनपने दिए जिस कारण भारत आज भी कमजोर हो रहा है और सतता गर्त की ओर गमन कर रहा है। जेपी ने देश में 3 दंश को जन्म दिया, जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद, और साम्यवाद को एक नई ऊंचाई दी। शायद उदाहरण से ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जेपी आंदोलन से ही जातिवाद और वंशवाद के पुरोधा लालू यादव, पासवान और मुलायम सिंह निकले। क्षेत्रवाद के प्रणेता चंद्रबाबू और रघुवंश बाबू भी उन्हीं की ही देन है। उन्होंने ऐसे वंशवाद और जातिवाद के ऐसे सिद्धांत को पल्लवित किया जो भारत को आने वाले समय में और भी कमजोर करेगा। नीतीश कुमार, शरद यादव तथा सुशील मोदी उन्हीं की देन है, जिन्होंने बिहार को ऐसे समाजवाद की पेच में फंसाया कि आने वाले कई वर्षों तक बिहार इस समाजवाद की जकड़ से बाहर नहीं आ पाएगा। सामाजिक न्याय और विकास के नाम पर जनता को छलने और एक सुस्त शासक को सत्तारूढ़ करने के अलावा जेपी ने कुछ नहीं किया। क्षमा करिएगा जेपी, आप एक उत्कृष्ट आंदोलनकारी हो सकते हैं परंतु लोकनायक के छवि पर संदेह है। आप आदर्शवादी हो सकते हैं परंतु यथार्थवादी होने पर संदेह है। आप देशभक्त और गांधीवादी भी हो सकते हैं परंतु आपके राष्ट्रवादी होने पर संदेह है। आप सिर्फ एक साम्यवादी हैं जिन्होंने जनता को मूर्ख बनाकर अपने अहंकार की पूर्ति की और वंशवाद, क्षेत्रवाद तथा जातिवाद का सृजन किया। आपकी समकालीन सोच और दूरदृष्टि सदा सर्वदा संदेह के घेरे में रहेगी। आपके द्वारा भारतीय राजनीति को जनता के संघर्ष से तो मथा गया परंतु उससे सिर्फ हलाहल निकला। हे भारतीय राजनीति के भीष्म, आप जीवन में अनवरत युद्धरत रहे परंतु सिर्फ गौरवों के लिए।